पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि रोहन और प्रिया को हनीमून पर कहाँ भेजा जाए। देखो भाई, शादी की सारी रस्में अच्छे से निपट गए, अब जाकर थोड़ा मन हल्का हुआ। अरे माँ जी, आपकी तरफ से रस्म खत्म, लेकिन अभी तो इन दोनों के अपने प्रोग्राम भी होंगे, क्यों साले साहब? मतलब? अरे माँ जी, आजकल नए जोड़े साथ में घूमने जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हनीमून के लिए। अरे भाई, क्या जरूरत है इन सब चोंचलों की, सारा जीवन पड़ा है घूमने को। अरे नहीं पापा, ठीक है ना, शादी की भाग दौड़ में थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। पापा, आजकल तो मालदीव का ट्रेंड है, क्यों ना इन्हें वहीं भेजते? अरे मालदीव में क्या रखा है, असली खूबसूरती तो पहाड़ों में है। दीदी, हमने भी पहाड़ों में ही जाने का सोचा है। एक्चुअली हमने नैनीताल की बुकिंग की है, हमारा होटल भी बुक हो चुका है। हाँ दीदी, हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट के तौर पर एक शानदार हनीमून पैकेज दिया है, होटल की पेमेंट भी हो चुकी है। कौन सा पैकेज, क्या बोल रही हो तुम? अरे चुपचाप रहो ना। क्या होटल? रोहन, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे मैंने अभी पिछले महीने तो ट्रांसफर लिए नैनीताल। जब अपना घर नैनीताल में है तो तुम होटल में पैसे क्यों बर्बाद करोगे? बिल्कुल सही कहा अजय ने। अरे जब तुम्हारे बहन और जीजा जी वहाँ है तो तुम्हें किसी होटल की क्या जरूरत, होटल वाले बस लूटते हैं। पर दी, वो पैकेज कैंसिल नहीं कर सकते और हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। डिस्टर्ब? फैमिली से कोई डिस्टर्ब होता है क्या? लोग कहेंगे भाई शहर आया और अपनी बहन के घर कदम तक नहीं रखा, और फिर पहली बार तुम इस घर की बहू को लेकर अकेले जा रहे हो, हम ऐसे कैसे किसी अनजान होटल में तुम्हें जाने देंगे? होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो। रोहन, जब अजय और कविता इतना कह रहे हैं तो मान जाओ, घर की बात अलग होती है, और फिर तेरी बड़ी बहन और जीजा जी वहाँ रहेंगे तो हम लोग भी बेफिक्र रहेंगे। हाँ बेटा, अपनी बहन का दिल मत दुखा, होटल के पैसे डूबते हैं तो डूबने दो, पर रिश्ता डूबना नहीं चाहिए। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा, उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल चुका था। रोहन, ये तो फंस गए, ननद के घर हनीमून, ये तो टॉर्चर होगा। फिक्र मत करो प्रिया, इन्होंने हमें बुलाया है ना, अब ये खुद हमें यहाँ से भगाएंगे, बस मेरी एक्टिंग का साथ देना। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? चलो अपनी पैकिंग कर लो और कल सुबह की बस पकड़ लो हमारे साथ। अब ठीक है जीजा जी, अब आप कह रहे हैं तो हम आपके घर ही रुकेंगे, पर याद रखिएगा हम वहाँ हनीमून मनाने आ रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, खूब एंजॉय करना, मेरा घर तुम्हारा ही है। रोहन और प्रिया अपना सामान लेकर नैनीताल में कविता के ससुराल पहुँच गए, जहाँ पूरी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। आओ आओ, देखो सब लोग, मेरा भाई और नई दुल्हन आ गए। स्वागत है साले साहब, ये है मेरे मम्मी पापा, ये बड़े भाई और भाभी। खुश रहो बेटा, हमने तुम दोनों के लिए चिंटू पिंटू के बगल वाला सबसे अच्छा कमरा सजाया है। हाँ प्रिया, कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना, हम सब यही हैं तुम्हारी सेवा में। कविता के दो छोटे बच्चे पिंटू और चिंटू रोहन की टांगों से चिपक गए और शोर मचाने लगे। ये भगवान, यहाँ तो पूरी पलटन बैठी है, प्राइवेसी का तो नामो निशान नहीं है। प्रिया और रोहन ऊपर के कमरे में गए और जैसे ही रोहन ने प्रिया को गले लगाया तभी पिंटू दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मामू, मम्मी ने आपके लिए गरम गरम पकोड़े भेजे हैं, जल्दी खा लो। अरे बेटा, दरवाजा तो खटखटाया करो, और अभी पकोड़े नहीं खाने। तभी कविता हाथ में जूस के 2 ग्लास लेकर अंदर आई। अरे रोहन, पकोड़े नहीं खाओगे तो जूस पी लो, नैनीताल की स्पेशल ड्रिंक है, थक गए होगे तुम लोग। दीदी हम ठीक है, बस थोड़ा सा थक गए थे। बहू, रोहन और प्रिया को नीचे ले आओ, हमने इनके स्वागत में खास पहाड़ी खाना बनवाया है, साथ में बैठेंगे सब। अरे यार, अब क्या हनीमून पर मैं साड़ी पहनूंगी, कपड़े तक चेंज करने का मौका नहीं दे रहे ये लोग। रोहन और प्रिया भारी मन से कमरे से बाहर निकले और नीचे ड्राइंग रूम में आए। वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार, नाना नानदोई, जेठानी, सास ससुर और दोनों बच्चे पिकनिक का बास्केट लेकर और नक्शा लेकर तैयार बैठे थे। आओ आओ रोहन, हमने पूरा चार्ट तैयार कर लिया है। कल सुबह ठीक 5 बजे हम सब ट्रैवलर से लेक टूर के लिए निकलेंगे। सुबह 5 बजे? पर दीदी हम तो थोड़ा देर तक सोना चाहते थे, थकान बहुत है ना। अरे पहाड़ों की सुबह मिस कर दोगे तो क्या देखोगे, हम सब साथ में जाएंगे, अकेले घूमने में वो मजा कहाँ। रात को हमने गार्डन में बॉनफायर और अंताक्षरी का प्लान भी बनाया है। हाँ प्रिया, और मैंने सबके लिए एक जैसी टी शर्ट भी मंगवाई है जिस पर लिखा है फैमिली ट्रिप 2020। कल सब वही पहनेंगे, फोटो बहुत अच्छी आएगी। और हम दोनों तो मामू और मामी के बीच में बैठेंगे, रात को उनके ही कमरे में सोएंगे, हम नाइट आउट करेंगे।
रोहन ने प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा उतर चुका था। उसे लगा कि यहाँ शांति मिलेगी, पर यहाँ तो पिकनिक की तैयारी हो रही थी। हे भगवान, ये हनीमून है या कोई तीर्थ यात्रा? जहाँ देखो वहाँ रिश्तेदार और बच्चे। रोहन, अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग हमारे हनीमून के फोटो में भी बीच में आकर खड़े हो जाएंगे। सब लोग नीचे हॉल में शोर मचा रहे थे और पैकिंग कर रहे थे। जेठानी जी ने तो फैमिली ट्रिप के लिए खाने के डिब्बे भरने भी शुरू कर दिए थे। रोहन और प्रिया एक कोने में खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। रोहन, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ हनीमून मनाने आए थे या इस खानदान की फैमिली ट्रिप का हिस्सा बनने? देखो तो, ये लोग तो टेम्पो ट्रेवलर बुक कर चुके हैं, खाना भी घर से बनाकर ले जा रहे हैं। क्या सपने देखे थे मैंने, साथ में रेड वाइन पियेंगे, मूनलाइट डिनर करेंगे, और यहाँ लग रहा है हम भीड़ में दर्शन करने जा रहे हैं। यार प्रिया, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा था दीदी हमें एटलीस्ट बाहर तो अकेले जाने देगी, पर यहाँ तो पूरी पलटन तैयार खड़ी है। हमारा हनीमून तो हम साथ साथ है फिल्म बनता जा रहा है। हमें कुछ तो करना होगा ना रोहन, हम अपना हनीमून ऐसे खराब नहीं होने दे सकते। तुम्हें कुछ सोचना ही होगा, वरना हम उस बस में अंताक्षरी खेल रहे होंगे। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास झुक गया। रोहन ने प्रिया के कान में बहुत धीरे से कुछ फुसफुसाया। प्रिया की आंखें पहले तो फटी की फटी रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। क्या? पर रोहन, क्या हम वाकई ये सब कर पाएंगे? सब लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो जो सोचते हैं। तभी कविता दीदी वहां आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? चलो जल्दी से डिनर टेबल पर आ जाओ, आज सब साथ में खाना खाएंगे। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखकर एक रहस्यमयी इशारा किया और चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। घर के बाकी सदस्य खुश थे कि भाई भाभी उनके साथ पिकनिक पर चल रहे हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहन और प्रिया के दिमाग में कौन सा विस्फोटक प्लान चल रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रोहन ने अचानक प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे बड़े प्यार से निहाने लगा, जिसे देखकर अजय के पापा ने अपनी नजरें फेर ली। और प्रिया, तुम अलग वाली थाली में क्यों खा रही हो? हमारी शादी हो गई है, एक ही थाली में खाते हैं। वैसे भी एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। ओह सॉरी हनी, मैं भूल गई थी। चलिए मुझे अपने हाथ से खिलाइए ना। पूरी फैमिली ने एक दूसरे की तरफ देखा। अजय के पापा ने अपना गला साफ किया और नजरें झुका ली। रोहन ने चम्मच से दाल उठाई और सबके सामने प्रिया के मुंह के पास ले गया। लो मेरी कुछ पुच जान, आकरा, ये दाल ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हॉट एंड स्पाइसी। थैंक यू सो मच बाबू। अब आपकी बारी, अब आप मुंह खोलो। प्रिया ने अब अपने हाथ से रोहन को निवाला खिलाया और उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। वो दाल लग गई थी ना तो मैंने साफ कर दी। कविता, ये क्या हो रहा है? सब देख रहे हैं? अरे भाभी, नई नई शादी हुई है ना, तो शायद थोड़े एक्साइटेड है। रोहन, तमीज से बैठो, सब बड़े बैठे हैं यहाँ पर। दीदी, हनीमून में कैसी तमीज? तुम्हें बोल रही थी कि तुम्हारे ससुराल में किसी को हमारे हनीमून से दिक्कत नहीं होगी। अब क्या ये सब रोक टोक कर रही हो? जानू, तुम्हें थोड़ी और सब्जी चाहिए क्या? हाँ बेबी, पर सिर्फ आपके हाथ से। आप खिलाते हो तो खाना और भी टेस्टी हो जाता है। अरे भाई, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। पिंटू और चिंटू क्या सीखेंगे? जीजा जी, अब अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाना गलत हो गया क्या? बिल्कुल सोना, मैं तो आपके हाथ से खाऊंगी, और फिर मुझे रूम तक आप ही लेकर जाओगे आज। रोहन और प्रिया की हरकतें देखकर सबके गले सूख रहे थे। अगले दिन ट्रिप पर रोहन और प्रिया बस से उतरते ही ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो किसी रोमांटिक फिल्म के सेट पर हो। अजय के पापा अपनी छड़ी टेकते हुए एक बेंच पर बैठने वाले थे कि रोहन ने जोर से आवाज लगाई। ओ माय गॉड, प्रिया रुको, हिलना मत। इस सनलाइट में तुम कितनी एस्थेटिक लग रही हो, एकदम पटाखा। प्रिया ने तुरंत एक अजीब सा पाउच बनाया और रोहन के पास जाकर उसके कंधे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। थैंक यू बेबी, चलो ना एक कपल रील बनाते हैं, वो वाला ट्रेंड करेंगे। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। जिठानी जी और सरला जी ये देखकर अपनी जगह पर ही जम गई। रोहन, ये क्या बचपन आ गया, सब लोग देख रहे हैं। ये क्या लिपटा चिपटी लगा रखी है, थोड़ा तो बड़े होने का सबूत दो। दीदी, आप लोग तो बड़े बोरिंग हो, लाइफ में थोड़ा स्पाइस तो होना चाहिए। क्या मेरी कुच्ची उच्ची? रोहन ने सबके सामने प्रिया को कमर से पकड़ा और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, I love you, my Shonu, you're my world. ससुर जी ने अपना सिर पकड़ लिया।
कविता इसे समझा, सबके सामने ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। तभी जेठानी जी ने सबको फोटो के लिए बुलाया। जैसे ही सब लोग एक लाइन में खड़े हुए, प्रिया ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। वो नीचे घास पर बैठ गई और रोहन को इशारा किया कि वो उसके पैरों के पास लेट जाए। बेबी, ये वाला पोज पिंटरेस्ट पर बहुत वायरल है। आप मेरे घुटनों पर सिर रख कर लेट जाओ ना और मैं आपके बाल सहलाऊंगी। शानदार आइडिया जानू, और हाँ, मेरी आंखों में आंखें डालना मत भूलना। दोनों ने सबके सामने वही पोज बनाया। रोहन प्रिया की गोदी में सिर रखकर लेट गया और प्रिया उसके चेहरे को उंगलियों से छूने लगी। कविता की सास के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बेटे, तुम लोग शादीशुदा हो, कोई स्कूल के बच्चे नहीं हो। ये क्या तरीका है सबके सामने लेटने का? उठो जल्दी। अरे मम्मी जी, आप लोग तो जैसे 1920 में जी रहे हैं। आजकल की जेंजी जोड़ी ऐसे ही प्यार जताती है। अरे शादी हो गई, अब क्या शर्माना। बिल्कुल, और वैसे भी हम हनीमून पर हैं। अगर हम यहाँ ये सब नहीं करेंगे तो क्या अंताक्षरी खेलेंगे? कविता का पति अजय अब गुस्से में लाल हो रहा था। रोहन, ये बाबू सोना घर के अंदर तक ठीक था, पर यहाँ गार्डन में ये सब टू मच हो रहा है। देखो, वो बच्चे भी तुम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। पिंटू और चिंटू तालियां बजाने लगे। मम्मी देखो, मामू मामी कितने अच्छे लग रहे हैं। जिठानी ने गुस्से में बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी। चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ही बेकार है। रोहन और प्रिया यहाँ नहीं रुके। उन्होंने अपनी बास्केट निकाली। प्रिया ने एक सैंडविच उठाया और उसे रोहन के मुंह के पास ले गई। बेबी, आ करो ना, ये लो प्यार का सैंडविच। आ रोहन ने सैंडविच का एक कोना मुंह में दबाया और दूसरा कोना प्रिया को खिलाने लगा। वो दोनों एक ही सैंडविच को दो तरफ से खा रहे थे। उनके चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि कविता की सास को अपनी साड़ी का पल्लू आंखों पर लेना पड़ा। बस बहुत हो गया तमाशा। कविता, आ जाए, गाड़ी की चाबी लाओ। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई इतना निर्लज हो जाएगा। पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। दीदी, पापा जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? उन्हें भी सैंडविच खाना था क्या? लो पापा जी, पहले आप खा लो बस। ससुर जी ने अपनी छड़ी हवा में लहराई। मुझे तुम्हारा सैंडविच नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। कविता, अगर तुम इन दोनों को इसी वक्त यहाँ से नहीं ले गए तो मैं पैदल ही घर चला जाऊंगा। अरे पर अभी तो हमने कपल डांस भी नहीं किया। और वो क्या गाना था, सुनो? रोहन ने अपने फोन पर एक रोमांटिक गाना फुल वॉल्यूम में बजा दिया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे गार्डन के बीचों बीच नचाने लगा। लोग रुक कर वीडियो बनाने लगे। ये लोग पागल हो गए। कविता, ये तेरे भाई भाभी नहीं है, ये कोई आफत है। इन्हें यहीं छोड़ो और चलो घर। पूरी फैमिली गुस्से और शर्म से जलती हुई अपने गाड़ियों की तरफ भागने लगी। रोहन और प्रिया ने देखा कि उनकी बस और गाड़ियां निकल रही है तो उन्होंने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। काम हो गया प्रिया, अब देखना घर पहुंचते ही दीदी खुद हमें धक्का मारकर होटल भेजेंगी। सच में, मेरी तो एक्टिंग करते करते कमर टूट गई, पर इन लोगों के चेहरे देखने लायक थे। दोनों हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पूरी फैमिली गार्डन से भागकर घर पहुंची। ससुर जी का बीपी बढ़ा हुआ था और कविता शर्म के मारे अपना मुंह छिपा रही थी। जैसे ही सब ड्राइंग रूम में सोफे पर गिरे, पीछे पीछे रोहन और प्रिया भी हाथ में हाथ डाले झूमते हुए अंदर आए। अरे, आप सब इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो हमने झील के किनारे सूर्यास्त देखते हुए एक दूसरे के हाथ पर टैटू बनवाने का सोचा था। चुप, एकदम चुप। रोहन, तू अजय का साला लगता है इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा था, वरना आज तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। ऐसी बेशर्मी, ऐसी निर्लज्जता, राम 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 राम। अरे पापा जी, अब तो फालतू में हाइपर हो रहा है। हमने तो बस थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताया, क्यों बीबी? और फिर आप लोग तो जानते हैं हम 4 धाम यात्रा पर नहीं, हनीमून पर आए हैं। कविता दीदी, आप तो समझती हो ना? बिल्कुल सुना, और वैसे भी दीदी ने ही तो कहा था ये घर हमारा ही है। अब अपने घर में हम जैसे जाए वैसे रहे। ठीक है दीदी, आप होटल का पैसा भी बच रहा है। रोहन, मैंने रहने को कहा था, मुझे क्या पता था तुम दोनों ये सब करोगे। मेरी सास और जेठानी के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। विमला आंटी ने तो पूरे मोहल्ले के ग्रुप में वो वीडियो डाल दिया होगा जिसमें तुम घास पर लेटे थे। अरे दीदी, आप तो ऐसे देख रही है जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया हो। क्या अब इस घर में प्यार करना भी मना है? जानू, लगता है ये लोग हमारे क्रेजी लोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चुप चुप हो जा, हद हो गई भाई। मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मामू और मामी क्या कर रहे थे, क्या जवाब दूं उन्हें? देखो रोहन, बहुत हो गया। अब तुम दोनों अपनी हदें पार कर रहे हो। बेहतर होगा तुम लोग शांति से अपने कमरे में जाओ और कल सुबह पहली बस से वापस निकल जाओ। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान दी। अभी उनका आखिरी धमाका बाकी था। अरे जीजा जी, ऐसे कैसे चले जाए? अभी तो हमने कल सुबह पूरी फैमिली के साथ कपल योगा करने का प्लान बनाया है। मैंने सबके लिए योगा पैंट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। हे भगवान, योगा पैंट्स! अब ये हमें योगा भी करवाएंगे?
हाँ मम्मी जी, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ओम का जाप करेंगे और फिर रोहन मुझे अपनी पीठ पर उठाकर पुशअप्स लगाएंगे। ये आजकल का लेटेस्ट फिटनेस ट्रेंड है। ससुर जी अचानक खड़े हो गए और अलमारी से रोहन और प्रिया के बैग निकाल कर लाए। अजय, इनकी गाड़ी निकाल। कविता, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएंगे, पर ये आज की रात इस घर में नहीं रुकेंगे। अगर ये यहाँ रुके तो मैं खुद अपना सामान लेकर हरिद्वार चला जाऊंगा। कविता ने देखा कि बात हाथ से निकल चुकी है। अगर रोहन प्रिया एक रात और यहाँ रुक गए तो उनके ससुराल वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसी होटल में कॉल किया जिसकी बुकिंग रोहन ने पहले बताई थी। हेलो, नैनीताल पैलेस होटल। हाँ, वो जो रोहन के नाम की बुकिंग कैंसिल हुई थी ना, उसे दोबारा चालू कर दीजिए ना। हाँ हाँ, पूरे पैसे मैं दूंगी, बस कमरा अभी तैयार चाहिए। रोहन और प्रिया ने मन ही मन लड्डू फोड़े। ये लो, ये रही होटल की कंफर्मेशन। रोहन, प्रिया प्लीज मेरे खातिर, मेरी गृहस्थी की खातिर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। होटल में जो करना है करो, जितनी रील बनानी है बनाओ, पर यहाँ नहीं। बापू शोना करते रहना पूरे दिन और पूरी रात। पर दीदी, आपने कहा था होटल में पैसे बर्बाद होते हैं, फिर ऐसे कैसे अकेले? अरे बड़े हो गए तुम, अकेले वकेले का क्या मतलब है? मेरी इज्जत के आगे पैसे कुछ नहीं है। अजय, इन्हें जल्दी से छोड़कर आओ। रोहन ने अपना बैग उठाया और प्रिया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही अजय ने उन्हें होटल के बाहर उतारा और गाड़ी मोड़ी, रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया और खिलखिलाकर हंस पड़े। ओह माय गॉड रोहन, तुम्हारा वो योगा पैंट्स वाला आइडिया तो मास्टर स्ट्रोक था। सच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे थे, और वो सैंडविच वाला सीन, मुझे तो डर था कहीं दीदी बेहोश न हो जाए। खैर, आखिरकार हमें हमारी आजादी मिली गई। दोनों होटल के आलीशान कमरे में घुसे। शांति थी, प्राइवेसी थी और कोई बच्चा या ननद उनके बीच नहीं थी। तो मिसेस प्रिया, अब वाकई में हमारा हनीमून शुरू होता है, बिना किसी फैमिली ट्रिप टी शर्ट के। बिल्कुल बाबू, और अब हम बस सुकून से नैनीताल का मजा लेंगे। रोहन ने होटल का दरवाजा अंदर से बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। उधर कविता के घर में ससुर जी अभी भी गंगा जल छिड़क रहे थे, जैसे घर अपवित्र हो गया हो, और कविता कसम खा रही थी कि अब किसी भी रिश्तेदार को हनीमून के लिए अपने घर नहीं बुलाएगी। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज सबको मेरी तरफ से पार्टी। कॉलेज के बाद शाम को 7 बजे सबको मेरे घर आना है। पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। सॉरी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मुझे ना थोड़ा जल्दी निकलना है। क्या बात है यार, मैं देख रही हूँ तू किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए कभी रुकती नहीं है, चुप चुप सी रहती है। तुझे हम लोगों की कंपनी पसंद नहीं है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बताया ना मुझे जरूरी काम है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए माँ ने थोड़ा जल्दी लौटने के लिए कहा है। तुम लोग मस्ती करो, मैं निकलती हूँ। एक बात बता मानसी, हम सबके बर्थडे पर हम अपने अपने घर पर पार्टी देते हैं, लेकिन तूने आज तक कभी किसी को अपने घर पर नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम तो जानते भी नहीं तू कहाँ रहती है, अपने बारे में कभी कुछ बताती नहीं, खुलकर बात नहीं करती। कॉलेज के बाद तो ऐसे भागती है जैसे तेरे पीछे भूत पड़ा हो। तुम्हें मेरी जासूसी करनी है क्या? मैंने कहा ना मुझे लेट हो रहा है, अभी निकलना पड़ेगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मानसी हड़बड़ी में अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। मानसी के जाने के बाद, अरे यार, मैंने कौन सा उससे उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया था जो इतना नाराज हो गई। यही तो पूछा था कि कहाँ रहती है। ये मानसी थोड़ी अजीब नहीं लगती तुम लोगों को? हाँ, अजीब तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिलहाल उसे छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। साउथ एक्स आकर कॉल कर लेना, मैं लेने आ जाऊंगी, ठीक है? सही है यार, वैसे साउथ एक्स तो मुझे भी काफी अच्छा एरिया लगता है, मैं अक्सर शॉपिंग के लिए जाती रहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी शोरूम है वहां पर। ठीक है, फिर पहुंच कर बताना, शाम को मिलते हैं। सभी सहेलियां अपने अपने घरों के लिए निकल गई थी और इधर मानसी ऑटो में बैठी हुई मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। क्या करूं, बचपन से ही इस पुरानी दिल्ली और लाल किले के नाम से मुझे चिढ़ है। कैसे बताऊं इन लोगों को कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? जिस दिन इन लोगों को पता चल गया कि मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ, उसी दिन ये लोग मुझे अलग नजरों से देखने लगेंगे। कहाँ ये साउथ दिल्ली की हाई फाई लड़कियां और कहाँ हमारा छोटा सा पतली गलियों वाला पुरानी दिल्ली का इलाका। कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मुझसे दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचे। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये लोग मुझे नक चढ़ी घमंडी लड़की समझेंगे, यही ना? कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। मानसी 21 साल की खूबसूरत और होनहार लड़की थी। अच्छे नंबरों से पास होने पर उसकी प्रतिभा के दम पर उसे दिल्ली के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मानसी ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया था और जान लगाकर मेहनत कर रही थी, लेकिन बस ये पुरानी दिल्ली वाली हीन भावना उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज में
अरे यार तू एक बात बता, ये ड्रेस कहाँ से लेती है? तेरी ड्रेस के आगे तो मेरा डिजाइनर ड्रेस भी फेल है। अगर किसी नए डिजाइनर का है तो मुझे बताना कहाँ से लिया है, मैं भी ले लूंगी कुछ। ये तो बस ऐसे ही, ज्यादा खास नहीं, बस मासी ने गिफ्ट किया था, मुझे पता नहीं कहाँ से खरीदा। अच्छा तू बात करके देखना, अगर मासी बताए कि तेरी ये ड्रेस कहाँ से ली है तो मुझे जरूर बता देना। पिंकी के जाने के बाद। अब तुझे क्या बताऊं कि ये ड्रेस मैंने किसी डिजाइनर से नहीं खरीदा, बल्कि पुरानी दिल्ली की लोकल मार्केट से खरीदा है। अगर इन्हें ये बात पता चली तो इनका मेरी तरफ देखने का तरीका ही बदल जाएगा। वैसे भी ये हाई फाई लोग हमारे जैसे लाल किले वालों को तो अपने आगे कुछ समझती ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मानसी की ग्रेजुएशन खत्म होने को आई थी, लेकिन मानसी के मन में ये पुरानी दिल्ली के लिए बना कॉम्प्लेक्स बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आप भी तो जानना चाहेंगे ना। कुछ साल पहले मानसी ने एक डांस क्लास में एडमिशन लिया था, जहां उसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लड़के लड़कियां मिले। बहुत बढ़िया मानसी, तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो। बहुत जल्दी तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया है। तुम बस ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। इस साल हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हें ही रेकमेंड करूंगा। अरे सर, पैरों की जूती को सर पर बिठा रहे हैं आप? आपको पता भी है ये मानसी कहाँ से है? इतने सालों से इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट को पीछे करके अचानक से इस मानसी को आगे कर दिया आपने। एक बार सोचा तो होता किसके साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ हम लोग और कहाँ ये लाल किले वाली मानसी। लाल किले के आसपास का इलाका कैसा है ये तो पता ही होगा आपको। पतली गलियों वाला गंदा मोहल्ला है इसका। आपने भी पता नहीं क्यों ये गंदगी अपनी क्लास में बुला ली। ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये डांस क्लास है। यहाँ पर तुम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस नहीं, तुम्हारे स्किल के ऊपर डिस्कस करने के लिए जमा होते हैं हम लोग। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही आगे जाएगा। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो लाल किले से आती है या फिर जंतर मंतर से। मेरे लिए सब बराबर है। डांस टीचर ने तो अपनी तरफ से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन साउथ दिल्ली के बच्चों का पूरी क्लास के सामने मानसी का इस तरह से मजाक उड़ाना उससे अंदर तक हिला गया था। इस घटना के बाद मानसी के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। कोचिंग में आते जाते बाकी के बच्चे अब मानसी को ताने मारने लगे थे, जिन्हें सुनकर वो काफी परेशान रहने लगी थी। जब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने डांस क्लास जाना बंद कर दिया, और तब से ही वो किसी से भी दोस्ती करने और अपने बारे में खुलकर कुछ भी बताने में हिचकिचाने लगी। आज के दिन मानसी बेटा, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आपको पता है ना मेरे सपने अलग है। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटा ठीक है ना, तू जो भी करना चाहती है वो शादी के बाद भी कर सकती है, और हम भी कोई जल्दबाजी में शादी नहीं करेंगे। अच्छी तरह से सोच समझ कर ही रिश्ता पक्का करेंगे। अच्छा ये बताओ माँ, लड़का कहाँ का रहने वाला है? उसके बाद सोचूंगी शादी करनी की नहीं। बेटा लड़का तो इतना अच्छा है कि अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो तेरी किस्मत ही खुल जाएगी। तेरे पापा के मित्र है ना, उनकी तरफ से ये रिश्ता आया है। बता रहे थे लड़के वाले साउथ दिल्ली के पोश इलाके में रहने वाले हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। तेरा रिश्ता वहाँ होगा ना तो बहुत खुश रहेगी तू। कमाल करती हो माँ। अगर आपको रिश्ता करना भी है ना तो अपने बराबरी का लड़का ढूंढो। कहाँ हम और कहाँ वो साउथ दिल्ली वाले। मुझे ऐसे बेमेल शादी नहीं करनी। अरे बेटा इसमें बेमेल जैसा क्या है, और साउथ और ईस्ट दिल्ली से क्या होता है? उन्हें शादी तुझसे करनी कि तेरे मकान से करनी है? इंसान के गुण जरूरी होते हैं, और मेरी बेटी कितनी गुणी है ये बात दूर दूर तक लोग जानते हैं। इतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है तूने, दिखने में खूबसूरत है। अरे कोई मूर्ख ही होगा ना जो तुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। माँ, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। घर से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले कि बेशक हम लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, पापा का बिजनेस भी अच्छा है, अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन हमारे और उनके जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी खुद को छोटा समझने में ही गुजार दूं। बेटा मैंने कहा ना, लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ रहते हैं, उन्हें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। तू पता नहीं क्या क्या सोच ले रही है। अच्छा चलिए एक काम करते, तेरी शादी ना हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, एक अच्छा सा मैरिज हॉल बुक करके वहाँ से करेंगे। उनके बाकी रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं चलेगा कि तू पुरानी दिल्ली की है। अब तो ठीक है ना? तुझे दिक्कत है इन पतली गलियों से तो ठीक है, गलियों तक रिश्ते वाले आएंगे नहीं। अभी तो ठीक है। देखो माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता यहाँ पर ना हो, लेकिन आपकी जिद के आगे अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। ठीक है,
फिर लड़के वालों के सामने मैं ये शर्त रख दूंगी कि वो किसी को भी ये बात जाहिर न होने दे कि हमारा घर लाल किले के पास है। उन्हें मेरी शर्त मंजूर होगी तभी शादी करूंगी, साफ साफ बता रही हूँ मैं। बेटी की जिद के आगे आखिर में मानसी की माँ उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अगले रविवार को लड़के वाले मानसी को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। हमें तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि डांस करना भी जानती है, पढ़ाई लिखाई में भी इतनी अच्छी है, और ये घर में जो पेंटिंग लगी है वो भी इसने खुद बनाई है। भाई मानना पड़ेगा, आपकी बेटी लाखों में एक है। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो ना मानसी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो ना भी खुलकर बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह के दबाव में आकर ये शादी करो। नहीं, वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों में किसी को ये ना बताएं कि मैं लाल किले के रहने वाली हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर ऐसा भी क्या है कि ये बात हमें छिपानी पड़े? कोई खास वजह है क्या? बस ये मेरी छोटी सी शर्त है, आप लोग मान लेंगे तो मुझे खुशी होगी। देखिए, आप लोग इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपकी तरह ही अमीर होंगे। हमारा घर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई मेरे माता पिता को अपमानित करे, इसीलिए आप लोगों से विनती कर रही हूँ, यदि मेरा रिश्ता देव के साथ होता है तो आप लोग ये बात किसी के सामने जाहिर ना करें कि मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे मायके का मान सम्मान बना रहे, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे बेटा, लेकिन ऐसी बातें तुम्हारे मन में आई ही क्यों? क्या हमारी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है? हम ये गरीब ऊंच नीच में नहीं मानते, और तुम्हारे पापा तो कोई गरीब है भी नहीं। अपना बिजनेस है उनका, ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, तुम्हारी अच्छी परवरिश की है, फिर ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं? मैं मानती हूँ कि पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज इसी आधार पर इंसान को जज करता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस एरिया से आता है। मानसी के मन में हीन भावना भरी हुई है, हमें उसके मन से ये भावना निकालनी होगी। अभी आप हाँ बोल दीजिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। मानसी के ससुराल वाले मानसी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए जल्द ही दोनों का रिश्ता हो जाता है और फिर शादी करके मानसी अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीत गए। शादी के 1 महीने बाद घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होता है, जिसमें सारे रिश्तेदार भी जमा होते हैं। ओ वाह भाभी, ताई जी बता रही थी ये जो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग आप अपने साथ लेकर आई हो, ये सब आपने खुद बनाई है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा माँ जी ने, ये सब मैंने खुद बनाई है। मान गए भाभी आपको, आप तो ऑलराउंडर हो, आप मुझे भी सिखाएंगी? अरे तेरी भाभी जॉब करती है, कहाँ टाइम मिलेगा उसे? तुम्हें सच में बहुत अच्छी लगी? हाँ भाभी, क्यों अच्छी नहीं लगेगी, एकदम मास्टरपीस बनाया आपने। अच्छा यही बता दो, आपने कहाँ से सीखी पेंटिंग? आप नहीं सिखा पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं सीधा इंस्टीट्यूट से सीख लूंगी। मुझे भी पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ आसपास इतनी अच्छी पेंटिंग कोई नहीं सिखाता। अरे वो मैंने अपने घर के पास में ऐसी एक दीदी सिखाती थी ना, तो उनसे सीख ली थी, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली है। क्या बात कर रही हो भाभी, इसका मतलब फीस भी कम होगी उनकी, और इतनी अच्छी पेंटिंग सिखा दी उन्होंने। मुझे भी वहीं से सीखना है। आप ऐसा करो, एड्रेस मुझे दे दो, मैं कल ही जाकर बात। अब ननद की बात सुनकर बेचारी मानसी संकट में फंस गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। अच्छा एक बात बता, अगर मैं कहूँ पेंटिंग सीखने के लिए तुझे पतली पतली गलियों को पार करके जाना पड़ेगा तो तू जाएगी क्या? हाँ भैया, उसमें क्या है, पतली गलियों में चलने में करंट थोड़ी ना लगता है कि मैं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई बहुत करीबी उन गलियों में रहता है, तब तू उनके यहाँ जाना चाहेगी? हो भैया, इसमें पूछने जैसी क्या बात है, क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं बताता हूँ तुझे। तेरी भाभी का घर ना पुरानी दिल्ली में है, तो वहीं पर उसने पेंटिंग सीखी। अगर तुझे सीखना है तो मैं तेरे साथ चलूंगा एडमिशन के लिए। लेकिन क्या ये जानकर कि तेरी भाभी लाल किले के पास पुरानी दिल्ली की है, तेरा उन्हें देखने का नजरिया बदल गया? कम ऑन भैया, क्या बात कर रहे हो आप? भाभी पुरानी दिल्ली से हैं। भाभी फिर तो प्रॉमिस करो, इस बार आप मायके जाओगी तो मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात है?
भाभी इतनी तारीफ सुनी है मैंने पुरानी दिल्ली की चाट की। मेरे फ्रेंड्स बताते हैं पुरानी दिल्ली में दिल्ली की सबसे बढ़िया चाट मिलती है, और वो चांदनी चौक के लहंगे, उनकी बात ही अलग है। क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं पता था पुरानी दिल्ली की भी फैन है दुनिया में। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोगों को नई दिल्ली वाले पसंद नहीं करते। कमाल कर रही हो भाभी, जितनी भीड़ पुरानी दिल्ली में दिखा देती है नई दिल्ली में दिखती है क्या कहीं पर? पुरानी दिल्ली दिल है दिल्ली का, उसके बिना दिल्ली पूरी कहाँ होती है। अब तो मैं सबको बताऊंगी जाकर, आपका मायका लाल किले के पीछे वाली गली में है। अरे लेकिन क्या जरूरत है सबको बताने की, देखो ना हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरा और मेरे मम्मी पापा का कोई मजाक उड़ाए। मानसी की बात पूरी सुने बिना नैन्सी ने जाकर सबके सामने मानसी के पुराने दिल्ली के होने का सच बयां कर दिया। बेटा भाभी तो कह रही थी तुम यही साउथ दिल्ली से हो, हमें तो आज पता चल रहा है कि लाल किले के पास घर है तुम्हारा। बस फिर चिंता की कोई बात नहीं है, इस रविवार को प्रोग्राम बना लेते हैं, सब लोग मिलकर पहले लाल किला घूमेंगे, उसके बाद जाकर तुम्हारी मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं बुआ जी, मुझे कोई एतराज क्यों होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि आप सब लोग मेरे घर जाकर सबसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों का इतना बड़ा घर है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, मेरे घर तक गाड़ी नहीं जा पाती। अरे बेटा तो कौन मूर्ख पुरानी दिल्ली की गलियों में गाड़ी लेकर जाने वाला है, मैं अच्छे से जानती हूँ, पुराना एरिया है वो, वहाँ पर गाड़ी लेकर जाना संभव नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी हम लोग थोड़ी दूरी पर खड़ी कर देंगे, वहाँ से पैदल पैदल चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर तुझे एक मजे की बात बताओ, मेरी मौसी भी ना पुरानी दिल्ली में रहती थी। अरे बहुत समय बिताया मैंने पुरानी दिल्ली की गलियों में, मेरी तो बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। बुआ जी अब हम लोग लाल किला देखने जा रहे हैं तो वहाँ की फेमस चाट भी खा लेंगे। आपको पता है ऐसे तो कोई स्पेशली मुझे चाट खिलाने के लिए वहाँ ले जाने वाला है नहीं। अब भाभी के बहाने से मैं तो हर बार भाभी के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह उनकी मायके जाने वाली हूँ, और वहाँ जाकर जी भर के रबड़ी रसमलाई और चाट खाऊंगी। हाय दीदी, अब पता चला मानसी की इन सुंदर सुंदर साड़ी और लहंगे के पीछे का राज क्या है। सही से बता मानसी बेटा, तूने अपनी शादी की शॉपिंग चांदनी चौक से करी थी ना? जी चाची, वहाँ पर ना बहुत किफायती दामों में लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाते हैं। मैं तो बचपन से अपने सारे ड्रेस वहीं से लेकर आती हूँ। जी आपने ना बहुत धोखा कर दिया हमारे साथ। अरे हमें पहले पता होता ना पुरानी दिल्ली की लड़की लेकर आ रही हो आप, तो हम भी लगे आज सारी शॉपिंग वहीं से कर लेते, 4 पैसे भी बचते और नए नए डिजाइन के कपड़े भी पहनने को मिल जाते। मैंने तो सुना है मनीष मल्होत्रा के डिजाइन के लहंगों की कॉपी भी मिल जाती है वहाँ पर। हाँ चाची जी सही सुना है आपने, लेकिन बाजार ना बहुत घना और कंजेस्टेड है, तो अगर आपको दुकानों के बारे में पता नहीं होगा तो आप वहाँ जाकर परेशान हो जाओगी। अरे बेटा यही सोचकर तो शॉपिंग करने नहीं गए हम वहाँ पर, लेकिन अब तो मिल गई है ना, तुझे तो हर चीज के बारे में जानकारी होगी, किस दुकान पर क्या बढ़िया मिलता है। तो बस अब तय रहा, नैन्सी की शादी की शॉपिंग तो हमें वहीं से करवाएगी। अच्छा ठीक है चाची जी, वादा रहा। नैन्सी अपनी शादी में सबसे लेटेस्ट लहंगा पहनेगी अपने कमरे में आने के बाद। देव, आज सालों बाद मैंने अपने मम्मी पापा के अलावा किसी और से इतना खोलकर बातें की है। स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पर भी मैं लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर सताता रहता था कि कहीं सबको पता चला कि मैं लाल किले के पास रहती हूँ तो उनका मुझे देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैंने अभी तक की अपनी सारी जिंदगी बहुत ही अकेलेपन में काटी है, लेकिन तुमसे शादी करके मेरा अकेलापन दूर हो गया है। देव के प्रयासों से सालों से मानसी के मन में बैठी हीन भावना छूमंतर हो गई।